वेलकम फ्रेंड्स। मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वो कौन से 3 टॉपिक है जिसको आज के वीडियो में मैं डिस्कस कराने वाला हूं, देखते हैं उसको। पिछले के वीडियो में मैंने आपको स्पीडी जीके का 3 टॉपिक, भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, दूसरे में भौगोलिक उपनाम और तीसरे में विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, इन 3 टॉपिकों को पिछले के वीडियो में मैंने करवा दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, पर्यावरण एवं वायुमंडल, पुरस्कार एवं सम्मान और मानव शरीर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक टॉपिक को बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों, बुक में कुछ एडिटिंग गड़बड़ी होने के कारण इस तरह का आपको व्यू दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत है, जिससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो पहला टॉपिक दोस्तों देखते हैं, वो है पर्यावरण एवं वायुमंडल। इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इस दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसें पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर अधिक मात्रा में और सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, जो कि 78% तक वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। वायु किस चीज़ का मिश्रण है? तो वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% वायुमंडल में मौजूद है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन वायुमंडल में एकमात्र ऐसा गैस है जो मौजूद है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हाइग्रोमीटर। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो 71% भाग पर पृथ्वी पर जल है। उसके बाद शेष में कहीं पर भूमि, कहीं पर समुद्र, महासागर सब मिला के है। नेक्स्ट है, जल राशि का स्वच्छ भाग कितना प्रतिशत है? तो 2.5%। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य से ऊर्जा की मूल प्राप्ति होती है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना भाग पहुंचता है? तो 51% भाग सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो 4000 मीटर औसत गहराई होती है। दोस्तों, कहीं कहीं पर महासागरों की गहराई 10,000 मीटर, कहीं पर 2 किलोमीटर, कहीं पर 100 मीटर भी होती है। इस कारण से सभी को जोड़ के जो औसत मिलता है वो 4000 मीटर ही गहराई होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35%। नेक्स्ट है, समुद्र जल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड समुद्र जल में पाया जाता है, जिस कारण नमक की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक लवणता किस झील में है? तो वान झील में, जिसका लवणता का प्रतिशत 350% यानी 330% के अप्रॉक्स में है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो सौरमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। बहि मतलब बाहरी मंडल। मौसमी घटना वायुमंडल की किस परत में घटती है? तो सौरमंडल में मौसमी घटनाएं घटती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में है? तो सौरमंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है, क्योंकि यहीं पे वर्षा, ठंडा, गर्मी सब यही पड़ती है, जिस कारण से यहाँ का घनत्व अधिक होता है। सौरमंडल की मोटाई में वृद्धि किस चीज़ को सूचित करता है? तो ग्रीष्म ऋतु को सूचित करता है। सौरमंडल यानी जिसे ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में कहा जाता है, में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? तो क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो 1% की वृद्धि होती है। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। दोस्तों, समताप मंडल में मौसम एक समान होता है, जिस कारण से यहाँ पे वायुयान को उड़ाने के लिए एक आदर्श टेम्परेचर मिल जाता है।
ओजोन परत जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। प्रत्येक साल दोस्तों ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक साल ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो डॉप्सन। जिस तरह दूरी को मापने के लिए लंबाई का यूज किया जाता है, जो अधिक दूरी हो तो किलोमीटर का यूज किया, उसी तरह ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्कापिंड जलते या नष्ट होते हैं किस मंडल में? तो मध्य मंडल में ही उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। रेडियो तथा संचार किस मंडल से संबंधित है? तो आयन मंडल में रेडियो तथा संचार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो होती हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। संवहनीय वर्षा कब होती है, यानी किस क्षेत्रों में होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। तो यानी दोस्तों आप इसको कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर भी जो भी देश स्थित है वहाँ संवहनीय वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में, यानी संवहनीय वर्षा, और अधिकतम वर्षा भी संवहनीय क्षेत्र में होती है। यानी दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं वहाँ पर हमेशा अच्छी खासी बारिश होती है। न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, जो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, जो पोलर दोस्तों क्षेत्र है उसमें अधिक वर्षा नहीं होती है। पछुआ हवाओं के कारण कौन सी वर्षा होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। पछुआ हवा को क्या कहा जाता है? तो गरजता हुआ चालीसा भी कहा जाता है। मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में और किस महीने में पहुंचता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून इंटर करता है। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है किस मौसमीय घटना के कारण? तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? तो 110 सेंटीमीटर भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा से संबंधित फेरल का नियम है। दूसरा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। इसका पहला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे भारत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ? तो 1954 ईस्वी से भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार को देने की प्रथा शुरू हुई। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से प्रथम बार सम्मानित किया गया था, और वो भारत के पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला तो इंदिरा गांधी, जो उस समय की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद समझौता के तहत हो गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? द खान अब्दुल गफर खान, जो कि पाकिस्तान के थे। इन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1980 ईस्वी में। बुकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई, जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति रॉय थी, जिनको 1997 में पहला बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य लेखन से संबंधित है बुकर पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है और ये 1958 से शुरू हुई है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, जिनको 1958 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आईपीएस किरण बेदी। 1994 ईस्वी में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? तो भटनागर पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार यह दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो डॉक्टर अमृता पटेल थी, जिन्हें बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या कहलाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार कहलाता है। ग्रैमी पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी, उसको पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो पंडित रविशंकर जी थे, जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार को प्रथम बार पाया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई। इसकी स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने, और ये शुरुआत 1965 से ही हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी, जिनको 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि एक कविता चिदंबरा हेतु उन्हें 1968 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो 1952 ईस्वी में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में। तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की अगर शुरुआत के बारे में पूछा जाए तो 1952 ईस्वी में आंसर कीजिएगा, जबकि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत की बात पूछी जाए तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो क्रमशः रीता फारिया, जिन्हें 1966 ईस्वी में दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया, तथा सुष्मिता सेन को 1994 में इस दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि सुष्मिता सेन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं। तानसेन सम्मान, जो कि शास्त्रीय संगीत से प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश तानसेन पुरस्कार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना, जो 1980 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन बनी? तो नरगिस दत्त, जिनको 1998 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई, इसके प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इसके प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति बने। थर्ड और लास्ट टॉपिक है मानव शरीर। इसका पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार मनुष्य की श्वसन दर होती है। मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम, किसी का 1370, किसी का 1380, किसी का 90, इस तरह होता है। यानी 1350 से 1400 ग्राम के बीच मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव के अंग की? तो फीमर, जो कि जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कि मध्य कर्ण में यानी कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी यानी मुंह की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैरोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 180/80 mm होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड में ब्लड हमारे शरीर के पूरे ऊपर से नीचे परिभ्रमण कर लेता है।
मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% मात्र होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितना? 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। दोस्तों ये बात आप याद रखेंगे कि 7 से ऊपर जिसका भी पीएच मान होगा वो क्षारीय, जबकि 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी, जिसे विक्र भी कहा जाता है। लाल रक्त का कण का निर्माण किस चीज में होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 दिन का लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, यानी इंग्लिश में इसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 2 से 4 दिनों का। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स। शरीर का ताप नियंत्रक अंग क्या कहलाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसके द्वारा हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण होता है। सर्वदाता रक्त समूह किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो रक्त ओ को सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, यानी यह रक्त समूह किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को अपना ब्लड दान कर सकता है। सर्वगाही रक्त समूह कौन है? यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो ब्लड ग्रुप ए बी, जो कि किसी भी ब्लड का खून को एक्सेप्ट कर सकता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो ब्लड बैंक को प्लीहा या एस्प्रीन कहा जाता है। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है शरीर के? तो छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे ग्रंथि कौन है? तो यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, प्यूटरी है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो टाइलिन कहलाता है। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम द्वारा होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र को शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 20 वर्तमान में शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसपीडी जीके के। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।